हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज पर योर कमेंट्स हिस्ट्री स्टार्ट करनी थी, तो हम लोग हिस्ट्री आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर के साथ हिस्ट्री का, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस नेशनलिज्म वर्ड पर जो है आपकी बुक में दो चैप्टर्स दिए हुए हैं, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड उसके बाद जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दो चैप्टर दिए हुए हैं और ये जो नेशनलिज्म वर्ड है बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, काफी डायनेमिक वर्ड है, किसी एक चीज पर स्टिक नहीं है, बहुत डायनेमिक वर्ड है। अगर इसे आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझोगे तो काफी सारे डायमेंशंस जो है आपको इसके देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे यूरोप तो ऐसा कोई देश नहीं है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसके अलग अलग देशों में किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो फीलिंग है वो स्ट्रांग हुई। इसी नेशनलिज्म की वजह से कई सारे जो देश है वो बने और कई सारे बड़े साम्राज्य जो है वो टूट कर बिखर गए। अब साम्राज्य कैसे बने हुए थे, अलग अलग देशों को मिला के साम्राज्य बने हुए थे, लेकिन जब लोगों में वो फीलिंग डेवलप होने लगी अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी को लेकर, तो जो है वही साम्राज्य टूट के बिखरने लगे और नए नए देश जो है वो बन के उभर गए, है ना। तो काफी डायनामिक है ये नेशनलिज्म वर्ड। इस वर्ड के बारे में अगर आप अपनी 11th क्लास में 11th स्टैंडर्ड में अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो आप लोग इसके बारे में डेफिनेटली बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें जो है इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो एक पिक्चर से हुई है, एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर से हुई है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पिक्चर जो है वो आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है इस चैप्टर को मैंने अलग अलग डायमेंशंस में जो है मैं इसको डिवाइड करने वाली हूँ। अलग अलग 6 पार्ट्स में मैं जो है वो इस चैप्टर को डिवाइड करूंगी। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। क्या पढ़ेंगे? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है ना। इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो आपको 9th क्लास में ले जाएगी। थोड़ा सा 9th क्लास में जो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था उसका थोड़ा सा हल्का सा एक रिकैप रहेगा और इसके बारे में जो है आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। उसके बाद जो है सेकंड टॉपिक जो हम इसका देखने वाले हैं इस चैप्टर का, वो हमारा रहने वाला है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे इस चैप्टर में रहेगा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या? द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ये टॉपिक्स मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूं ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अभी कितना चैप्टर बाकी है या फिर किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो सीक्वेंस जो है, वो टॉपिक्स जो है वो मैं आपको पहले ही इसलिए क्लियर कर दे रही हूं। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 1830 से लेकर 1848 तक की कुछ रिवोल्यूशंस है जिन्हें जो है हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। क्या पढ़ोगे आप? इसके बाद जो आप लोग पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट यहीं पर लिख देती हूं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इटली, ठीक है ना। जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देखोगे आप, ये भी यूरोप के ही दो देश हैं, तो किस तरीके से ये दो देश जो है वो यूनिफाई हुए, कौन से जो क्रांतिकारी थे, कौन से रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा हेल्प की, तो वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। क्या पढ़ेंगे? विजुअलाइजिंग द नेशंस। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, तो ये काफी अच्छा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम लोग काफी सारी बात करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड
इंपीरियलिज्म। मतलब ये जो दोनों वर्ड्स है ना, मतलब जब तक आपके अंदर फीलिंग है कि हाँ मेरा देश है, मेरे देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन अपने पास तो है, और जब पड़ोसी के पे भी नजर डालना शुरू कर देते हैं ना कि वो भी हमारा होना चाहिए, तब वही वो क्या आ जाता है, वो इंपीरियलिज्म हो जाता है, वो साम्राज्यवाद हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, इन दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जिससे सबको डर लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। देखिए नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो नेशनलिज्म एक वो फीलिंग आपके अंदर अपने देश को लेकर जिससे आप लोगों के अंदर एक प्यार की भावना मैं कह सकती हूँ, एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो होती है ना, उसे आप एक नेशनलिज्म का एक पहलू मानकर चल सकते हो कि हाँ ये नेशनलिज्म होता है। जस्ट लाइक कि हम लोग कभी अपने फ्लैग को देखते हैं, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त वाला दिन होता है, जो आपके अंदर एक फीलिंग होती है ना देश को लेकर, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली फीलिंग जो होती है, उसी फीलिंग को जो है क्या बोला जाता है, नेशनलिज्म बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं इसके, अलग अलग पर्सपेक्टिव आप अलग अलग स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो आगे पढ़ते जाओगे। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर के साथ, जिसे बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। क्या 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया, और उसका नाम क्या रखा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब ये कह सकते हो, ये उन्होंने एक अपना ड्रीम जो है वो कागज पर उतारा था। ये उनका ड्रीम, कैसा ड्रीम, इसमें जो है सभी जो देश है, मतलब अलग अलग जो कम्युनिटीज है वो नेशन में डिवाइडेड थी, अलग अलग राष्ट्र बने हुए थे, और उनकी जो है पहचान किस तरीके से हो रही थी, उनकी पहचान जो है वो उनकी कपड़ों से हो रही थी, उनके हाथ में जो उनके फ्लैग्स हैं उनसे जो है वो उनकी पहचान हो रही थी। और ये जो कम्युनिटी है वो बनी किससे, वो बनी है हमारी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से मिलकर। ये उनका एक ड्रीम था, और ड्रीम देखा कब है, 1848। टाइम पीरियड को जरा दिमाग में थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, ये आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम है। किसके बाद, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप सभी लोगों को पता है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो है फ्रेडरिक सोरियो ने क्या करा है, इस पिक्चर को डिजाइन किया है। अब इस पिक्चर को हम बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर आखिर हम लोगों से कह क्या रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो एक आज़ादी का एक हम लोगों ने प्रतीक माना था, उस नेशनलिज्म का एक प्रतीक माना गया था, वो किसको माना गया था, एक फेमाइन फिगर को माना गया था, एक स्त्री को माना गया था, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपको एक स्टैचू दिख रहा है, जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना, क्या है भाई, आप उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मत पहुंच जाना यूएसए में जो ऊपर हाथ करके है, वो नहीं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो अलग है, लेकिन यहाँ तो इनका अपनी इनकी तस्वीर थी, तो इन्होंने जैसा मर्जी वैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन्होंने बना दिया। भाई मेरी मर्जी, मेरी कल्पना, मैं कुछ भी पेपर पे उतार दूं, ठीक है ना। तो वैसे ही फ्रेडरिक सोरियो ने करा, उन्होंने एक पेंटिंग बना दी, और इस पेंटिंग में उन्होंने क्या करा, एक जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाया, और इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कितनी लंबी लाइन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत लंबी लाइन है, जिसमें हर क्लास का, हर जेंडर का आपको इंसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मेन है, विमेन है, सब तरीके के लोग जो है, हर एज ग्रुप का इंसान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब बोलोगे मैम ये लोग कर क्या रहे, कोई भंडारा हो रहा है क्या? नहीं भाई, भंडारा नहीं हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है इस स्टैचू को होमेज दे रहे हैं, यानी कि इसे ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इसे श्रद्धांजलि, इसे नमस्ते पास करके जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, भला ऐसा क्यों है? देखिए आप लोग देख रहे हो, इसके एक हाथ में है टॉर्च। टॉर्च किस लिए है? रोशनी दिखाने के लिए, और किस लिए होगा? टॉर्च तो उसी काम आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो टॉर्च मैंने क्या है, रोशनी के लिए। तो वो रोशनी यहाँ पर किस चीज को डिफाइन कर रही है? रोशनी यहाँ डिफाइन कर रही है एनलाइटमेंट को, यानी कि वो सभी को एक सही रास्ता, एक एनलाइटमेंट दे रही है, एक सही दिशा दिखा रही है। वो दिशा वाली वो दिशा नहीं कि मतलब आपको आगे खड्डे में नहीं गिरना है, मतलब एक मेंटली आपको वो दिखा रहा है, मेंटली आपको एनलाइट कर रहा है, एनलाइटमेंट हो रहा है आप लोग का, ठीक है, उसके लिए। और दूसरे हाथों में क्या है, वो है मेंस चार्टर। क्या है? मेंस चार्टर।
अब आप बोलोगे सिर्फ मैम मेंस चार्टर, तो देखो ये चीज क्या दर्शा रही है, ये 1848 1848 का पिक्चर है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि उस टाइम पर वुमेन्स को उतने राइट नहीं थे, उतने क्या कितने बिल्कुल भी नहीं राइट थे वुमेन्स को, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेंस चार्टर को जो है वो दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इससे आगे मतलब इस यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी से आगे की तरफ आपको जो देश दिख रहे हैं वो है यूएस और स्विट्जरलैंड। ये आगे क्यों है, ये आगे इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो नेशन स्टेट बन चुके हैं, इन्होंने अपनी वो फॉर्मेशन नेशन स्टेट वाली कर ली है, इसीलिए ये इससे आगे पहुंच गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा इधर जो सबसे आगे जस्ट पहुंचा ही है वो कौन है, वो है हमारा फ्रांस। क्या है, फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको बताया 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, फ्रांस ने एक फ्रीडम जो है वो क्या कर ली थी, एक्वायर कर ली थी, जो पूरे एक यूरोप को संदेश पहुंचाना था, वो संदेश पहुंचाने के काबिल जो है वो फ्रांस बन चुका था। ठीक है, वहां वो क्रांति हो चुकी थी। तो जो फ्रांस है वो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर बिल्कुल पहुंच चुका है। क्या है, बिल्कुल पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके पीछे डिफरेंट देश जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको जर्मनी दिख रहा है, इटली दिखेगा, बहुत सारे ऑस्ट्रिया है, आपको वो सारे देश जो है वो पीछे देखने को मिलेंगे। 1848 में जिस टाइम ये पिक्चर बनाया गया था उस टाइम जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर कोई भी बात जो है वो नहीं उठ रही थी। मतलब हो सकता है लोगों के उसमें हो, लेकिन ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी थिंग नहीं था कि हाँ जर्मनी का यूनिफिकेशन होने वाला है या फिर कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर के साथ जो है वो लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी की होप दिखाई गई थी कि हाँ आने वाले टाइम में जर्मन भी एक नेशन स्टेट बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया इस पिक्चर का। एक पर्सपेक्टिव देखिए, यहाँ पर जो है इसके सामने नीचे ये कूड़े के ढेर में काफी सारी चीजें हैं, आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रही होंगी, आप लोगों की बुक्स में ये चीजें दी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंट तरीके के क्राउन जो है वो गिरे हुए हैं। क्या है, डिफरेंट तरीके के क्राउन जो है वो कबाड़े में है। तो ये किस चीज का आपको सिंबल दिखा रहा है, ये जो है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मोनार्की सिस्टम है, क्या मोनार्की सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अब जो है बात किस पर होगी, अब डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पर बात होगी। अब जो स्टेट्स फॉर्म होंगे वो इस बेस पर होंगे, ना कि कोई भी राजा आके जो है वो स्टेट्स को रूल करेगा। तो ये जो चीजें हैं कि मुकुट गिरना या फिर ये सारी चीजें, ये जो है वो मोनार्की सिस्टम के डिमोलिशन को दिखाती है कि मोनार्की सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं, ठीक है, ये एक बैकग्राउंड समझ लीजिए आप इसका। तो ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो जीसस क्राइस्ट है, यहाँ पर डिफरेंट एंजल हैं, सन्स हैं, ये लोग जो है हेवन से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं सबको कि भाई जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये चीज क्या सिंबलाइज कर रही है, ये चीज सिंबलाइज कर रही है कि इसने इस पूरी तस्वीर को जो है इस सिंबल ने क्या किया, ये बनाया क्या सोच के, फ्रेडरिक सूरियो ने ये सोच के बनाया, क्योंकि जब हम किसी चीज को गॉड से कनेक्ट कर देते हैं ना तो उस चीज को हम लोग सही मान के चलते हैं। ठीक है ना, हम उस चीज को कभी ये दिमाग में नहीं लेते कि ये चीज गलत होगी, तो उसे हम बहुत ज्यादा सही और उस चीज में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो वही यहाँ पर भी वही सेम चीज की है फ्रेडरिक सूरियो ने। यहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट को दिखा दिया, एंजल्स है, सन्स है, ये दिखा दिया कि अब जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के बेस पर हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और उसे जो है वो हेवन से आशीर्वाद मिल रहा है। जीसस क्राइस्ट जो है वो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो कि भाईचारे को सिंबलाइज कर रहा है, फ्रेटर्निटी को जो है क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। ये जो है भाईचारे को लेकर कि सब अब जो है सब में अगर इस बेसिस पर क्या बन रहे हैं, नेशन स्टेट बन रहे हैं, तो अब लोगों में भाईचारे वाली एक भावना रहेगी, फ्रेटर्निटी लोगों में आपस में रहेगी। इस वजह से जो है हेवन से जीसस क्राइस्ट और सब लोग सारे एंजल, सारे सन्स जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है वो आपको कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को आपको मिलती हैं इस पिक्चर में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, इन सोरियोज यूटोपियन विजन, यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपियन का मतलब होता है कि ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जिसका एक्चुअली में होना मतलब नामुमकिन सा है। नामुमकिन इन द सेंस 1848 में वो चीज नामुमकिन थी, लेकिन आज के टाइम में वो चीज पॉसिबल है।
उसी तरीके से अगर मैं आज किसी ऐसी चीज की कल्पना करूं कि जो आज पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कभी आने वाले टाइम में कभी पॉसिबल हो, लेकिन आज के वर्ल्ड में वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। मान लीजिए 400-500 साल पहले कोई ये चीज इमेजिन करता कि हम लोग किसी चीज को जो है एक डब्बे में रखेंगे और वो चीज बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, लेकिन आज वो चीज है, वो होम अप्लायंस हम सबके घरों में आप लोग को मिलेगा, रेफ्रिजरेटर, कि हमने उसमें कोई भी चीज रखी हो वो ठंडी होकर आप लोग को मिलती है ना। तो कुछ ऐसी चीज की कल्पना करना कि आपको लगे वो चीज आज पॉसिबल नहीं है, वो आज के वर्ल्ड में जो है वो चीज जो है आज के वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, तो इन सूर्योज यूटोपियन विजन, सूर्यो का यूटोपियन विजन क्या था? द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्यो क्या सोच रहे थे अपने जो यूटोपियन विजन में कि सारे जो पीपल हैं, जो दुनिया के लोग हैं, वो किस तरीके से डिवाइड हो एक नेशन के तौर पर, हर मतलब अलग अलग राष्ट्र जो है वो बने हुए हों और उनकी पहचान कैसे हो, उन्हें पहचाना कैसे जाए उनके नेशनल फ्लैग के थ्रू और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू। यही चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी एट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by this were already nation states। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है स्विट्जरलैंड और यूएसए उसको पास कर चुके हैं, उसके आगे निकल चुके हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। ठीक है, और उन्हें फॉलो किया फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने फॉलो किया, फ्रांस वहां जस्ट पहुंचा है। ठीक है ना। उसके बाद कौन से लोग थे? फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, क्योंकि देखिए ये हो गया है, यूएसए हो गया, उसके बाद स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, उसके बाद हो गया फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जो है वो जस्ट वहां पर पहुंचा है, उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने वो जो है खड़ा हुआ है। कि 1789 में हाल ही में क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसको वहां पर जो है वो एक सिंबलाइज किया गया है उस पिक्चर के थ्रू। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आता है जर्मन पीपल। उसके बाद जर्मन पीपल, और उनको कौन फॉलो कर रहे थे? जर्मन पीपल के पीछे और कौन से लोग थे? उसके बाद था ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। इसके पीछे इतने सारे देश के लोग थे जो कि ये होप लगाए बैठे थे कि हाँ, मतलब इनके पिक्चर में ये होप थी कि हाँ आने वाले टाइम में इनका भी जो है यूनिफिकेशन होगा और ये भी एक नेशन स्टेट के तौर पर फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, द सीन ऑफ द हेवन हैज बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट। क्यों यूज किया? आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाई फ्रेडरिक सूरियो यूज द हेवन सीन। ठीक है ना, तो आप लोगों से नॉर्मली जब पिक्चर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, द सीन ऑफ द हेवन हैज बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि सभी को आशीर्वाद मिल रहा है कि सभी नेशन स्टेट के फॉर्म में बने हुए हैं, तो सभी के बीच एक भाईचारे वाली भावना को सिंबलाइज करने के लिए जो है इस हेवन सीड को जो है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। यहां तक क्लियर है? इस पिक्चर से रिलेटेड आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। इस पिक्चर से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप जो है वो उसे कर सकते हो। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम सारे के सारे पिक्चर क्वेश्चन करा दीजिए। एक बार तो पहले मैंने देखा पिक्चर क्वेश्चन, फिर उसके बाद जब मैंने देखा ढंग से तब मुझे पता चला कि हाँ, जितने भी आप लोग के पिक्चर क्वेश्चन आप लोग के आते कैसे हैं, हिस्ट्री से आ सकता है या फिर आपका पॉल साइंस से आ सकता है, सिविक्स से आ सकता है। तो इसमें जितने भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, लाइक कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम लोग चैप्टर के बीच में ही जो है वो कवर करते जाएंगे। तो वो चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा और पिक्चर क्वेश्चन भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो दोनों चीजें हम लोग साथ में करके चलेंगे। एंड आफ्टर दैट जैसे चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर के एमसीक्यू में आप लोगों के लेके आऊंगी, तो वो एमसीक्यू भी आप लोग के साथ साथ में होते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी आप लोगों का भरपूर प्यार जो है वो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।